सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। एचएसएससी लास्ट 5 ईयर की जो हमारी पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है हरियाणा पुलिस 2025-26 कांस्टेबल के लिए, उसका जो है आज हम यहाँ पे कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, 76वां जो भाग है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप सीक्वेंस वाइज सारे पार्ट्स देख रहे होंगे। बहुत जल्द जो है हम इस सीरीज को खत्म कर देंगे। अभी तो वैसे तो टाइम लगने वाला है, क्योंकि इसके अंदर कितनी शिफ्ट हम देखने वाले हैं। टोटल जो 5 साल हुए ना, 5 साल यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 साल में जो एचएसएससी ने पिछले 5 साल में क्वेश्चन पेपर लिए हैं ना, उसमें जो है 142 शिफ्टों के क्वेश्चन पेपर मैंने ऐड किए। ठीक है, 142 शिफ्टों के जो क्वेश्चन पेपर है वो हम करने वाले हैं। यानी कि अभी हम 76वीं शिफ्ट पर आ गए हैं और ये मामला हमारा कहाँ तक जाएगा, ये हमारा 142 तक जाएगा। तो मैंने इसमें जो है क्वेश्चनों की थोड़ी सी काउंटिंग करने की कोशिश की थी। लगभग जो है 2800 प्लस जो है इसके अंदर हम क्वेश्चन कर लेंगे हरियाणा जीके से रिगार्डिंग। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन की चीजें अगर ऐड कर दूं तो लगभग आपको कितने क्वेश्चन यहां पर मिल जाएंगे, तो लगभग मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो 5000 क्वेश्चन जो है आपको यहां पर तैयारी हो रही है। तो यकीन मानिएगा, अगर ये 5000 क्वेश्चन आप डिटेल से अच्छे तरीके से समय लगाकर पढ़ लेते हैं ना, तो हरियाणा जीके का मुझे नहीं लगता 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है इस तरफ से उस तरफ से या फिर आगे पीछे से एचएसएससी एग्जामिनर घुमा फिरा के दे दे, लेकिन 90-95% जो है ना हरियाणा जीके वो आपकी करेक्ट हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। लेकिन आपको समय लगा के अच्छे तरीके से ये हरियाणा जीके यहां से कवर करनी होगी। ठीक है, तो अपनी तैयारी और बेहतरीन और मजबूत बनाने के लिए जो है हमारे साथ हमारे चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। 1 नंबर की जो है तैयारी आपकी यहां पर हमारे साथ होने वाली है। आपको खुद को भी पता चल जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। 2-4 दिन जो है ये क्लास अटेंड करके देख लीजिएगा, आपको खुद को पता चल जाएगा कि चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया, डैश हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित एक लोक साहित्य संग्रहालय है। तो यहां पे पूछा गया है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संग्रहालय है, और इन चारों संग्रहालयों में से जो है कौन सा संग्रहालय है जो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में अवस्थित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उरुष्वती जो संग्रहालय है ना, इसकी स्थापना जो है गुरुग्राम के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, गुरुग्राम के अंतर्गत इसकी स्थापना कब की गई थी, 1999 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। गुरुग्राम में स्थित उरुष्वती संग्रहालय की स्थापना 6 दिसंबर 1999 को की गई थी। यह संग्रहालय श्रीमती कोमल आनंद द्वारा जो है स्थापित किया गया था। ये पहली दोनों लाइन भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, भारत सरकार की पूर्व सचिव और कला प्रेमी ये रह चुकी है। इनका उद्देश्य देश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को लोक कला, शिल्प और प्रदर्शन कलाओं के माध्यम से संरक्षित और प्रसारित करना था। तो ये चीज जरूर याद रखना, ये जो उरुष्वती संग्रहालय है ना, इसकी स्थापना 6 दिसंबर 1999 को गुरुग्राम हरियाणा के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, ये 3 चीज जरूर आप याद रखिएगा। और किसने इसकी स्थापना की थी, तो कोमल आनंद जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले व्यक्ति कौन थे। तो हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है, आप सभी जानते हैं, हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है, यहीं पर जो है महाभारत का युद्ध लड़ा गया था 900 ईसा पूर्व, जो कि 18 दिन तक चला था। कौरवों और पांडवों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, और जो पांडव थे वो इसके अंतर्गत विजय रहे थे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है भाई, महाभारत स्थलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर जो है प्रथम प्रकाश किस व्यक्ति ने डाला था, यानी कि प्रथम खुदाई जो है किसके द्वारा की गई थी, तो ये बीबी लाल जी के द्वारा जो है की गई थी। ठीक है, 1950 के आसपास जो है ये खुदाई की गई थी। नीचे दिया भी होगा, ये देखो, प्रसिद्ध पुरातत्व वेता थे प्रोफेसर ब्रिज बासीलाल। ठीक है, इन्होंने जो है 1950 के दशक में कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर और महाभारत से जुड़े अन्य स्थलों पर जो है व्यापक पुरातात्विक जो है खुदाई की थी। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र के, महाभारत के जो साक्ष्य को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने वाले व्यक्ति कौन थे, वो थे बीबी लाल। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, जवाहरलाल नहर भाखड़ा से निकाली गई है और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से होकर गुजरती है। तो भाखड़ा नहर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर
कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भाखड़ा नहर को जो है जवाहरलाल नहर से निकाला गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक मैं आपको बात बता देता हूं, कल जो है बुधवार है, ठीक है, बुधवार हो जाएगा कल हमारी इंडिया जीके का भी एक पार्ट आएगा, ठीक है, इंडिया जीके का पार्ट आएगा। और इसके अंतर्गत मैं कौन सा जो है आपको टॉपिक करवाने वाला हूं, मौर्य वंश में आपको इसके अंतर्गत करवाने वाला हूं, ठीक है। मौर्य वंश से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, वो सारे हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस वाले तो बच्चे इसको देखेंगे ही देखेंगे, साथ में एसएससी, रेलवे या फिर हरियाणा पुलिस वाले सभी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इंडिया जीके का पार्ट हर जो है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो कल आ जाएगी, रात को आएगी ये वीडियो 7:45 पे, ठीक है। तो जुड़ जाइएगा रात को 7:45 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया केएमपी एक्सप्रेस का अर्थ क्या है। तो केएमपी की यहां पे फुल फॉर्म पूछी गई है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या हो जाएगा, कुंडली मानेसर पलवल, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसकी लंबाई की बात करूं तो लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, 135 पॉइंट आएगी ना, 135.6 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। लेंथ जरूर याद रखना, कई बार जो है 2 स्टेटमेंट बेस बना के पूछ लेगा, पहला कह देगा केएमपी की जो है फुल फॉर्म क्या होगी, और दूसरा जो है दूसरे स्टेटमेंट में दे देगा इसकी जो है लेंथ है वो गड़बड़ कर देगा, या तो 140 दे देगा, कुछ और दे देगा, ठीक है। तो दोनों चीजें आप याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, कुंडली, अच्छा कुंडली मानेसर पलवल हो जाएगा क्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया पृथ्वीराज रासो डैश द्वारा रचित है, तो ये चंद्र बरदाई के द्वारा जो है इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। पृथ्वीराज रासो की रचना महाकवि चंद्र बरदाई ने की थी, जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि होते थे। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के आदिकाल की एक महत्वपूर्ण रचना है, और इसे पृथ्वीराज चौहान के जीवन, युद्धों और वीर गाथाओं का वर्णन किया गया है। तो ये जो चंद्र बरदाई ने लिखा है ना पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, सबसे पहले याद रखना है ये पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो है लिखा गया है। और इस ग्रंथ के अंतर्गत जो है पृथ्वीराज चौहान की विजय का वर्णन किया गया है, उनके युद्धों का वर्णन किया गया है, और पृथ्वीराज चौहान की जो विजय थी उनका जो है वर्णन इस पृथ्वीराज रासो के अंदर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है निम्नलिखित में से हरियाणा के किसी राजनीतिज्ञ ने भारत के 6वीं प्रधानमंत्री के रूप में जो है काम किया है। 6वीं उप प्रधानमंत्री की, माफ कीजिएगा, 6वीं उप प्रधानमंत्री। तो आप सभी जानते हैं हरियाणा का एकमात्र जो है व्यक्ति रहा है चौधरी देवीलाल जी, ठीक है। ये एकमात्र हरियाणा के व्यक्ति रहे हैं जो उप प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। ठीक है, ये एकमात्र रहे हैं जो उप प्रधानमंत्री बने हैं। कब से कब तक बने हैं, 1989 से 90 तक बने हैं, और दूसरी बार बने हैं 1990 से 91 तक बने हैं। और ये सीएम भी बने हैं हरियाणा के, तो सीएम भी ये 2 बार बने हैं, 1977 से 1989 के बीच में बने हैं, और दूसरी बार कब बने हैं, 1987 से लेके 1989 के बीच में बने हैं, ठीक है। ये दोनों कार्यकाल आप इनका याद रखेंगे, ठीक है। नीचे भी यहाँ पे ये दे दिया गया है 1989 से 90 और 1990 से 91 2 बार ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, और 1977 से 79 और 87 से 89 ये 2 बार जो है हरियाणा के सीएम पद पर रहे हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें चल गए होंगे और याद कर लिया होगा आपने। और एक बार ये और याद रख लेना भाई, ठीक है। तो ये जब उप प्रधानमंत्री बने थे ना भारत के, उस समय जो है ये वीपी सिंह होते थे, ठीक है। वीपी सिंह की सरकार में बने थे, और दूसरी बार उप प्रधानमंत्री बने थे उस समय चंद्रशेखर की सरकार में जो है ये उप प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया हरियाणा में संगमरमर कहाँ पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं हरियाणा का एकमात्र ही जिला है जहाँ पर खनिज और जो मिनरल्स होते हैं वो वगैरह पाए जाते हैं। तो महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा का ऐसा है जहाँ पर जो है मोस्टली जो खनिज लवण पाए जाते हैं वो महेंद्रगढ़ ही है, ठीक है। तो संगमरमर हरियाणा के कुरुक्षेत्र, माफ कीजिएगा, महेंद्रगढ़ जिले में जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, हरियाणा सरकार ने पंजाबी को
ठीक है। पंजाबी को 2010 में राज्य की दूसरी भाषा अधिसूचित किया था। इस समय जो है कौन होते थे हरियाणा के सीएम? भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते थे। ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते थे। ठीक है, और इससे पहले 1969 में बंसीलाल जी ने जो है किसको हरियाणा का दूसरी भाषा घोषित किया था? तमिल को। ठीक है, ये भी आप याद रखना भाई, पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, तो ये याद रखना। वर्तमान में 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाबी को हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा घोषित किया है। उससे पहले 1969 में जो है बंसीलाल ने तमिल भाषा को जो है हरियाणा की दूसरी भाषा जो है घोषित की थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1969 से याद आया। 1970 में क्या हुआ था? 1970 में जो है पूर्णतः जो है हरियाणा विद्युतीकरण हो गया था। ठीक है, पूर्णतः विद्युतीकरण 1970 में हो गया था हरियाणा में। ठीक है, विद्युतीकरण लिख देता हूं यहां पे, विद्युतीकरण। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है हरियाणा में गणगौर त्योहार देवी डैश के सम्मान में की जाती है। तो गणगौर त्योहार जो है आप सभी जानते हैं हरियाणा में मनाया जाता है। किस देवी के सम्मान में जो है ये त्योहार मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं, गौरी हो जाएगा। ठीक है, गौरी, राधा सरस्वती। ठीक है, गौरी हो जाएगा। इसको कहीं कहीं जो है गोरा देवी भी बोला जाता है। ठीक है, गोरा देवी भी आप याद रखना। दोनों नाम एक ही माता के हैं। ठीक है, और ये कौन थे? शिवजी भगवान की जो है पत्नी थी। ठीक है, शिवजी भगवान की पत्नी होती थी। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया? सचर फार्मूला, वन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया सचर फार्मूला के अनुसार हरियाणा राज्य को डैश भागों में उपविभाजित किया गया था। सबसे पहले आप याद रखेंगे सचर फार्मूला कब लागू हुआ था? सचर फार्मूला जो है कब हुआ था? 1 अक्टूबर को हुआ था ना भाई। हाँ, 1 अक्टूबर को हुआ था ये। 1 अक्टूबर 1949 को जो है ये सचर फार्मूला लागू हुआ था। इसका मकसद क्या था? जो उस समय जो पंजाब होता था उसको 2 भागों में विभाजित करना था, 2 भागों में। ठीक है, 2 भागों में। और 2 भाग कौन कौन से थे? एक तो पंजाबी क्षेत्र था और दूसरा कौन सा होता था? दूसरा हिंदी क्षेत्र होता था। ठीक है, दूसरा जो है हिंदी क्षेत्र होता था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया हरियाणा में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी जिला हम बहुत बार दे चुके हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पश्चिमी जिला इनमें से कौन सा है। ठीक है, बाकी मैं आपको बता देता हूं, पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा? पूर्वी जिला यमुनानगर हो जाएगा। ठीक है, यमुनानगर हो जाएगा, यमुनानगर। अब पूर्वी जिला यह हो गया। उत्तरी जिला की बात कर लें भाई, उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा? पंचकुला हो जाएगा उत्तरी जिला हरियाणा का। उत्तरी और कौन सा रह गया? दक्षिणी रह गया ना, दक्षिणी हो जाएगा नूह। ठीक है, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? मेवात नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये तीनों जिले आप याद रखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कि हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला जो है कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया? हरियाणा के कैथल जिले में डैश का मकबरा है जो भारत की पहली शासिका थी। तो भारत की ये जो पहली महिला शासिका बनी थी, कौन बनी थी? आप सभी जानते हैं रजिया सुल्तान बनी थी। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली ये पहली महिला सुल्तान थी, रजिया सुल्तान थी। 1236 से 1240 के बीच में जो है इनका शासनकाल रहा था और हरियाणा के कैथल में जो है इनकी मृत्यु हुई थी और कैथल में ही जो है इनका मकबरा जो है अवस्थित है। किसकी बेटी होती थी? जो है ये इल्तुतमिश की बेटी होती थी। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी होती थी। ठीक है, इल्तुतमिश को क्या कहा जाता था? गुलामों का गुलाम बोला जाता था, गुलामों का गुलाम। क्यों गुलामों का गुलाम बोला जाता था? क्योंकि इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, कुतुबुद्दीन। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होता था। और कुतुबुद्दीन किसका गुलाम होता था?
कुतुबुद्दीन किसका गुलाम होता था? बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जो है आप याद रखेंगे। जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई थी। सल्तनत क्यों हो गई थी, कब हो गई थी? मोहम्मद गोरी तो याद है ना, भूल गए? मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान वाला, जो तराइन की प्रथम और द्वितीय युद्ध लड़ा था, जो द्वितीय युद्ध में जीत गया था ना मोहम्मद गोरी से 1192 में, तरावड़ी की लड़ाई थी। आई होप आप सभी को पता होगा। वहीं से जो है धीरे धीरे ये घुसने शुरू हो गए थे दिल्ली में। वहीं से जो है फिर 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की नींव डाली थी। गुलाम वंश इसको बोला जाता है, सॉरी, मामलूक वंश भी इनको बोला जाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक आपसे पूछ लेना, मामलूक वंश का वास्तविक मामलूक, चलिए ये लिखने की टाल मारते हैं। वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछ लेना, वास्तविक ऐसे लिखा आ जाए क्वेश्चन में, वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, या फिर जो है मामलूक वंश का, या फिर गुलाम वंश का, किसी का भी अगर वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो आप क्या लगाएंगे? इल्तुतमिश लगाएंगे, ठीक है। ये चीज आप याद रखना, ठीक है, इल्तुतमिश आप लगाएंगे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 में हो गई थी। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। ये छोटी सी स्टोरी थी दिल्ली सल्तनत यानी कि गुलाम वंश के बारे में। बाकी डिटेल से किसी दिन मैं सेपरेटली इंडिया दिल्ली कॉन्स्टेबल वाली जो हमारी सीरीज चल रही ना, उसमें एक कंप्लीट टॉपिक करवा दूंगा आपको दिल्ली सल्तनत, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये हाँ हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया, हरियाणा के भिवानी जिले का नाम राजपूत राजा डैश की पत्नी के नाम पर रखा गया। तो हरियाणा के भिवानी जिले का नाम जो है किस राजा ने अपनी पत्नी के नाम पर रखा था? तो ये नीम राजा होते थे, ठीक है। नीम सिंह राजा का नाम क्या होता था? नीम सिंह होता था, ठीक है, नीम सिंह होता था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम होता था भानी, ठीक है, भानी। इसी नाम पर जो है भिवानी का नाम रखा गया था, ऐसा कहा जाता है भाई, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। भिवानी राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नीम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने डिटेल से हर क्वेश्चन की जो है शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपके लिए ऐड की है, ठीक है ना, ताकि आप इनको अच्छे से मल्टीपल्स टाइम्स जो है इनको आप पढ़ के अपनी मेमोरी को और शार्प कर सको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया? हरियाणा की पहली राजनीतिज्ञ कौन है जिसने राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? तो ये चंद्रावती जी हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। पुदुचेरी की ये राज्यपाल रही है, ठीक है। पुदुचेरी की कब रही है? 1990 में रही है, ठीक है। 1990 में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो है इन्होंने कार्य किया है पुदुचेरी के अंतर्गत। ये चंद्रावती जी हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया कौन सा रेडियो स्टेशन सबसे पुराना है? तो हरियाणा में 3 रेडियो स्टेशन है। पहला तो है रोहतक, दूसरा है कुरुक्षेत्र, तीसरा है हिसार। सबसे पहले रोहतक स्टेशन की स्थापना हुई 1976 में, दूसरे नंबर पर कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई 1991 में, तीसरे नंबर पर हिसार स्टेशन की स्थापना हुई 1999 में। तीनों के एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखेंगे। राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली की पहाड़ियों से जो है निकलती है? तो अरावली की पहाड़ियों से आप सभी को मैं इन नदियों के बारे में मल्टीपल्स टाइम बता चुका हूं। आई होप ये चीजें आपके दिमाग में छप गई होंगी और मैं यही चाहता हूं कि आपके दिमाग में ये चीजें छप जाएं। आपके एग्जाम तक न जाने में कितनी बार आपके दिमाग में ये चीजें छाप दूंगा, जिसका रिजल्ट आपको जब एग्जाम आप दे के आओगे ना, तब आप मुझे आके बताओगे कि इस सीरीज का आपको जो है कितना बेनिफिट मिला है। यकीन रखिएगा, बस लगे रहिएगा जैसे मैं आपको करवा रहा हूं ना, कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा बस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। मारकंडा नदी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के शिवालिक से निकलती है, आप सभी जानते हैं। घग्गर नदी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के शिवालिक से निकलती है। साहिबी नदी कहां से निकलती है? यही नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। बाकी टांगरी नदी भी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के शिवालिक से ये भी निकलती है, ठीक है। ऐसे ही चीजें आपको लिंक करके एक एक करके याद रखनी पड़ेगी। यकीन मानिएगा ये क्वेश्चन सिर्फ 2800 हैं आपको, जो मैं यहां पे आपको 142 शिफ्टों के क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूं ना,
इनकी अगर आप काउंटिंग करेंगे ना तो ये सिर्फ 2800 क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये मेरे जो एक्सप्लेनेशन ऐड रखेंगे ना हर वीडियो के अंतर्गत, मैं जितने एक्सप्लेनेशन आपको कराता हूं, तो यकीन मानिएगा ये क्वेश्चनों की संख्या ना 5000 प्लस चली जाएगी। और इतने क्वेश्चन कोई पेड ग्रुप में भी आपको नहीं देता मिलेगा भाई मेरे, ठीक है। तो अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहो, टाइम लगा के करते रहो। ये गोल्डन टाइम है 2026 वाला। ये मत सोचिएगा कि 2026 के नहीं लगे तो यार कोई नहीं फिर कर लेंगे। समय बहुत डिफिकल्ट आता जा रहा है मेरे भाई, बाद की बात में मत जाओ। और मैं अभी एक और चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, 2026 में अभी 25 एंड चल रहा है ना, नवंबर चल रहा है, 2026 में आपको नॉर्मली सभी वैकेंसियां देखने को मिल जाएगी। कौन कौन सी? सीईटी मेंस की आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूं, कोई नहीं, क्लियर करना भी आपको बहुत जरूरी होता है। ग्रुप डी की आपको वैकेंसी मिल जाएगी, ग्रुप डी की, ठीक है, एक सेकेंड, ग्रुप डी की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और कौन सी आएगी? हरियाणा पुलिस, ठीक है, मेन यही वैकेंसी है, हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस की दोनों आएंगी इसके अंदर, सब इंस्पेक्टर प्लस कांस्टेबल, ठीक है। तो ये 3 वैकेंसी आपको 2026 में डेफिनेटली देखने को मिलेगी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार कर लेंगे तैयारी, क्या है यार नोटिफिकेशन आने दो कर लेंगे। भाई इतने हल्के में मत लो, यहाँ पे सिलेक्शन लेने का मतलब है यानी कि आप सच में इंटेलिजेंट है। मेरा तो ये मानना है जो बच्चा HSSC में सेलेक्ट हो जाता है ना, वो बच्चा सच में जो है इंटेलिजेंट बच्चा है, क्योंकि HSSC का एग्जाम ही ऐसा आता है भाई, इतना डिफिकल्ट लेवल पे ये एग्जाम पूछते हैं। अब बता देता हूं, अगर ये चांस आपसे मिस हो गया ना, 2026 वाला चांस आपसे मिस हो गया, फिर आपको चांस कब मिलेगा? 2029 में मिलेगा। भूल जाना, 2029 से पहले आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जितनी आपके अंदर ताकत है ना वो 2026 में सारी लगा दो, क्योंकि 2029 में मत जाना। अगली वैकेंसी जो सीईटी अगला सीईटी लिया जाएगा ना, और अगली जो नई वैकेंसी आएगी उसका रोड मैप ये विधानसभा का जो लोकसभा का इलेक्शन होगा ना 2029 में, उसी के लिए रेडी करेंगे भाई। इसीलिए आप अपनी कमर कस लो 2026 में अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। बाकी ऐसा ही यही सच होने वाला है, चाहे इस चीज को लिख लेना आप, चाहे तो रिकॉर्ड कर लेना मेरे भाई, ठीक है। मैं मान ही नहीं सकता 2029 से पहले 3 सीईटी करवा देगा HSSC, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार किसी भी काम में। सिर्फ दो सीईटी होंगे, एक तो अभी 2025 वाला जो अभी हुआ है, और एक सीईटी होगा इस वैकेंसी का अभी ये 2026 में। अगर एक साल में भी ये तीनों भर्तियां कंप्लीट करा देना तो भी मैं भाई धन्यवाद करूंगा HSSC का कि एक साल में सारी भर्तियां कंप्लीट करा दी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है भाई। 2027 तक इन भर्तियों को लेके जाएगा। जब ये भर्तियां कंप्लीट होगी उसके बाद नया सीईटी आपको देखने को मिलेगा। मान लेते हैं 2027 में आपको नया सीईटी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 2027 के बाद 2 साल तो वो भी लगाएगा भाई, 2 साल के बाद वो इलेक्शन आ जाएगा आपको। तो भाई थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचा करो, बहुत ही आपका क्रिटिकल फेज चल रहा है। अगर इस हरियाणा पुलिस भर्ती में नहीं लगे ना, और अगर आपकी एज चली गई तो बहुत सारा जो कठिन समय है ना वो आपका शुरू हो जाएगा भाई। इसीलिए जोर दे के बोल रहा हूँ, जितना मैं टाइम लगा के यहाँ पे आपको तैयारी करवा रहा हूँ ना, बिल्कुल फ्री में, यकीन मानिएगा कोई एक बच्चा भी अगर सीरियसली डेडिकेशन के हिसाब से और कंसिस्टेंसी दिखा के इस पूरे कोर्स को कर लेगा ना आपके रिटर्न एग्जामिनेशन तक, मैं भाई कर सकता हूं दावा कि हाँ भाई वो पॉजिटिव रहेगा, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से जो है एग्जाम हॉल के अंदर जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। ये सारी नदियों का जो है डिटेल से मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दिया भाई, इनको पढ़ लेना, ठीक है। और ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपके पढ़ने के लिए देता हूँ भाई, ठीक है। इनको जो है पीडीएफ्स को या तो सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन में, या फिर अपने लैपटॉप में, टैब में, जो भी आपके पास है, या फिर हार्ड कॉपी निकलवा लेना। ये सारी जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं ना, ऐसी आपको नहीं मिलेगी, सच्चाई बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने पंजाब का विभाजन किया और क्षेत्र को तत्समय केंद्र शासित प्रदेश को स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये क्या पूछने की कोशिश कर रहा है भाई, 1966 से पहले क्या होता था? सभी जो है पंजाब क्षेत्र होता था, आप सभी जानते हैं। लेकिन जैसे ही 1966 में हरियाणा राज्य अलग हुआ ना, तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम से ही जो है हरियाणा अलग बना था। कुछ क्षेत्र जो है, जो पहाड़ी क्षेत्र होता ना पंजाब में, पहाड़ी क्षेत्र किसको ट्रांसफर कर दिया गया था? हिमाचल प्रदेश को कर दिया था भाई, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को। और एक और आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो, पहले हिमाचल प्रदेश क्या होता था? केंद्र शासित प्रदेश होता था भाई, केंद्र शासित प्रदेश होता था, ठीक है। और ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 1956 में जो है ये केंद्र शासित प्रदेश बना था। उसके बाद जो है इसको राज्य का दर्जा कब मिला? तो राज्य का दर्जा भी आपको बता देता हूं 1971 में, ठीक है। एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता क्या थी, लेकिन जनवरी में जो है, जनवरी 1971 में जो है ये क्या बना था? जनवरी 1971 में जो है ये पूर्ण राज्य बन गया था, ठीक है। ये चीज आप याद रखना, यहाँ पे लिखा गया है ना केंद्र शासित प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश। तो कुछ बच्चे सोचेंगे यार केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश कहाँ केंद्र शासित प्रदेश है? उस समय होता था भाई, ये 1966 की बात कर रहे हैं ना, 1966 से पहले 1956 में जो है हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश होता था। पूर्ण राज्य का दर्जा इसको जनवरी 1971 में मिला था। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है भाई, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दो। चलो दे देते हैं भाई ध्यान। सुखना झील शिवालिक पर्वत की तलहटी पर अवस्थित है। बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही बात है भाई। एपी शर्मा इसके मुख्य अभियंता होते थे। तो एपी शर्मा इसके मुख्य अभियंता नहीं होते थे, इसके जो मुख्य अभियंता होते थे वे पीएल वर्मा होते थे भाई। ठीक है, पीएल वर्मा, पीएल वर्मा। तो ये कथन जो है इसका रोंग हो जाएगा। यह कृत्रिम झील 1958 से बनाई गई है, ये कथन भी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? तो 19 में बोला गया है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं? तो हरियाणा में कितने गांव हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से? 68-41 हो जाएंगे। ठीक है, 68-41 गांव। ये 2011 की जनगणना का आंकड़ा है भाई। ठीक है, ठीक है, 68-41 गांव हो जाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के जो है हमारे टॉप 19 क्वेश्चन थे। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कितना आपका जो है स्कोर रहा है। ठीक है, कितने 19 क्वेश्चनों में से जो है एग्जैक्ट आप यहां पर ठीक कर पाए। अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आपको एक हाइप नाम से ऑप्शन मिलेगा, उसको भी जो है प्रेस कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन, सारी पीडीएफ वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।